दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मनी मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की मार्केट होती है और पाकिस्तान में इसके क्या मतलब क्या चीज़ें जो हैं या क्या बुनियाद है इसकी। ठीक है। सो व्हाट इज़ मनी मार्केट? इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट। अब ओवर द काउंटर कहते हैं जिसमें कोई सेंट्रलाइज आपके पास कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो आपके पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी और उसके साथ कुछ और इदारे हैं जैसे आपके भी NCCPL और CDC, ठीक है। सो ये इदारे मिलकर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाते हैं और सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू जो है वो ट्रेड होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि जब मैं अगर मैं शेयर सेल कर रहा हूँ तो कौन खरीद कौन रहा है, ठीक है, यू डोंट नो। और अगर आप से शेयर्स को बाय कर रहे हो तो किससे बाय कर रहे हो, कौन सी पार्टी जो कि सेल करी है, यू डोंट नो, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास आते हैं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पर आगे जो है वो उसको सेल या बाय कर रही होती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ब्रोकर्स, ठीक है। और ब्रोकर्स वो लोग ब्रोकर्स को जानते हैं और ब्रोकर्स फिर जनरल पब्लिक को जानते हैं जो भी जिन्होंने भी ब्रोकर के थ्रू अपना सब्सिडी से अकाउंट खुलवाया हो, ठीक है। सो ये बेसिकली शेयर मार्केट का मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो ओवर द काउंटर मार्केट होती है जैसे हमारी मनी मार्केट है, इसके अंदर तमाम बैंक्स और DFIs, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। जबकि अगर शेयर मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास रिटेल ट्रेडर्स जिनको आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं, मतलब वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मनी मार्केट। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ पे भी मनी मार्केट या जो फॉरेक्स है वो इसी तरीके से ही चलती हो जिस तरीके से आपकी स्टॉक मार्केट चल रही है, ठीक है। So it is an over-the-counter market where funds are lent and borrowed by banks and other financial institutions, जैसे मैंने आपको बताया DFIs, ठीक है, development financial institutions, and this trading take place by the informal network of brokers, ठीक है। यहाँ पे centralized या कोई formal network नहीं होता, यहाँ पे informal network होता है। brokers बेसिकली क्या होता है कि ब्रोकर्स जो है वो दो बैंक्स के दरमियान डीलिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक बैंक अपनी बिड दे रहा होता है और फिर उस बिड को जो है किसी दूसरी बैंक की ऑफर से वो मैच कर रहे होते हैं और इस तरीके से उनकी डीलिंग हो रही होती है। सो ये आपकी यहाँ पे मनी मार्केट है। अब इसके अंदर क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? बेसिकली इनके जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो T बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की इशू की हुई सिक्योरिटीज़ होती हैं। और दूसरे आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कमर्शियल पेपर्स होते हैं आपके पास, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इनके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। कंप्यूटराइज्ड डीलिंग सिस्टम्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिट ऑफ शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, इसके अंदर जितनी भी डेट सिक्योरिटीज होती है वो सब शॉर्ट टर्म होती हैं। अब शॉर्ट टर्म होती है का मतलब कि वो 1 साल से लंबे अरसे तक की नहीं होती है। उनकी जो टेन्योर होता है वो 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का होता है, ठीक है। वो 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता, यानी कि वो 12 मंथ के अंदर उनकी मैच्योरिटी आ रही होती है। अगर आपको बॉन्ड पता हो तो बॉन्ड की एक डेट होती है, उस डेट पे वो मैच्योर होता है। उस डेट पे मैच्योर होने यानी कि वो बॉन्ड जो आप वापस करते हो और उसकी जगह पे जो आपने पैसे दिए होते हैं, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको वापस मिलता है, ठीक है। सो ये होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये थोड़ा एडवाइस करता चलूँ कि आप थोड़ा बॉन्ड के बारे में जान के फिर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चले हम आगे डिस्कस करते हैं। इन मनी मार्केट द सिक्योरिटी दैट आर ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी लेस देन अ ईयर। द मोस्ट कॉमन ऑफ देम आर टी बिल्स एंड द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, PIBS, एंड दीज आर कॉल्ड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट सिक्योरिटीज। डेट इंस्ट्रूमेंट और डेट सिक्योरिटीज का मतलब कि आप जो है डेट कहते हैं उधार को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप उधार दे रहे होते हो और ये उधार की आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है कि आपने गवर्नमेंट को उधार दिया और गवर्नमेंट ने आपकी उधार पे जो है आपको टी बिल दिया है। अब टी बिल में एक कूपन रेट होता है जिसको आप परसेंटेज भी कह रहे हो, मतलब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहे होते हो। तो वो उस पर आपको उतना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उतने प्रिंसिपल पे जो प्रिंसिपल आपने पे किया होता है। नाउ प्लेयर्स ऑफ द मनी मार्केट कौन कौन होते हैं मनी मार्केट के अंदर? अब यहाँ पे हम इन जनरल बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट बैंक होती है, कमर्शियल बैंक्स होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर DFIs और बैंक्स हैं, ठीक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और कॉर्पोरेशन भी होती हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो ये आपके प्लेयर्स होते हैं। Now these players have their own reasons for taking trade in the money market which are different from one another, ठीक है। इनके डिफरेंट रीजंस होते हैं कि क्यों ये ट्रेड कर रहे हैं मनी मार्केट के अंदर। पहले हम बात करते हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ये क्यों है मनी मार्केट के अंदर।
सो दे हैव सर्टन रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग की हम बात करें, यहाँ पे बैंकिंग भी आ रहा है और नॉन बैंकिंग भी आ रहा है। They have certain reserve requirements which are set by the state bank. The institutions have to keep, these institutions have to keep certain amount in cash in order to meet their reserve requirement. At the end of each day, they must have certain cash reserve. Otherwise, the state bank will penalize. ठीक है, penalize देना यानी कि punish करना, ठीक है, punish them, and this could lead them towards bad reputation, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की हम पहले बात करें, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहाँ पे उनके पास दो तरह की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। रिजर्व कहते हैं किसी चीज़ को आपने मतलब जमा करके रख दिया, ठीक है, वो रिजर्व है आपका। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट एक होती है स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको कितनी एक सर्टन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज आपके पास होनी चाहिए उस रिजर्व को फुलफिल करने के लिए। और दूसरा होता है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसमें आपके पास स्टेट बैंक के साथ आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैश जो है जितना उसने रिक्वायर रखा हुआ है, तो उतना अमाउंट ऑफ कैश जो है आपका होना चाहिए एक बैंक के पास, ठीक है। अब ये कैश ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, वो कोई यूज़ नहीं होता, उसको ना बैंक इन्वेस्ट करती है ना उसको दो उधर लगाती है, ठीक है, ना उससे जो सैलरीज देती है एम्प्लॉय की, वो ऐसे ही पड़ा होता है रिजर्व में, ठीक है। ये बेसिकली एक बैंक को जो है स्टेबल रखता है और एक बैंक को जो है बैंकरप्सी से बचाता है, ठीक है। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस मनी मार्केट के अंदर इसलिए ट्रेड लेते हैं ताकि वो अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी डे जो स्टेट बैंक है वो चेक करता है कि किसका कितना रिजर्व मेंटेन्ड है, और जिसका मेंटेन नहीं है उससे वो उसको पेनलाइज करता है, और किसे पेनलाइज करता है उसको ऊपर फाइन्स लगाता है, और काफ़ी हैवी फाइन्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस में होते हैं, भाई इतना मिलियन आपके ऊपर फाइन है क्योंकि आपने रिजर्व मेंटेन करके नहीं रखा है, ठीक है। और दूसरा तो ये कि उसकी रेपुटेशन जो है पब्लिक के अंदर ख़राब हो जाती है, ठीक है, मुल्क में उस बैंक की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो जिस बैंक की रेपुटेशन ख़राब है उसके अंदर कौन आएगा, ठीक है, कौन उसके अंदर पैसे रखवाएगा, ये तो ज़ाहिर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये मेंटेन करके उनको रखना होता है, और इसको मेंटेन करने के लिए वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जिनके पास एक्सेस कैश है वो उससे सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है, और जिसके पास एक्सेस सिक्योरिटीज़ है वो उसको सिक्योरिटीज़ देकर कैश ले लेता है ताकि अपनी कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ले, ठीक है। Now, bank and other financial institutions that have excess reserve in cash does not result in any return, so it is in their best interest to buy securities with them. अब ऐसी बैंक जिनके पास एक्सेस कैश है, ठीक है, कैश रिजर्व उनका फुलफिल्ड है, उनके पास एक्सेस कैश है, जाहिर सी वो तो कैश तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो उससे तो कोई वो चीज़ उससे तो मतलब कैश से वो पैसे से पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं उस एक्सेस कैश को सेल करके मतलब देकर उससे सिक्योरिटीज बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन क्यों आती है इस मनी मार्केट के अंदर। बोथ ऑफ देम आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, सो दे यूज मनी मार्केट टू लैंड एंड बोरो मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये दोनों जो है प्रॉफिट्स के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, बिकॉज the value of this securities fluctuates, so they take short and long position in the market as per their predictions and end up making profit or loss, ठीक है। अब देखो ये होता है जो कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस मार्केट को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। प्रॉफिट किससे जनरेट करेंगे, अब जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, एक जैसी नहीं रहती, तो वो सस्ते पे ख़रीद लेते हैं और फिर उसको महंगे पे सेल आउट कर लेते हैं, या फिर उसको जो है महंगे पे सेल करके सस्ते पे ख़रीद लेते हैं। इसको हम शॉर्ट पोजीशन बेसिकली कह रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता शॉर्ट करना या किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने क्या होता है तो आप जो इसको गूगल कर लीजिए, या तो फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास जब आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की जो प्राइस है वो फॉल करने वाली है और आपके पास वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो कि वो किसी से स्क्रिप्ट को बोरो करते हो और फिर उसको सेल कर लेते हो मार्केट के अंदर, और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है फिर उसको बाय बैक करके जिसे आपने बोरो किया उसको वापस कर देते हो। तो ये सिंपल होता है शॉर्ट टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। सो कोई शॉर्ट पोजीशन ले रहा होता है और कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहा होता है, उसकी बेसिस पे जाहिर सी मतलब ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉफिट ही करें, कब बाज़ औक़ात उनको लॉस भी हो जाता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल इस तरीके से है। सो इन शॉर्ट दे यूज़ मार्केट टू गेन एक्सेस टू फंड्स एंड टू यूटिलाइज द एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें या उसको कंक्लूड करें तो ये जो है कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल इसलिए मार्केट को यूज़ करते हैं ताकि वो उनको फंड का एक्सेस मिल सके। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं और टी बिल्स वगैरह पड़े हुए हैं तो वो जो है पैसे उनसे लेकर कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें,
और या तो फिर जो उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके उनसे मज़ीद पैसा बना सकें, ठीक है। सो ये होता है इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन का बेनिफिट फ्रॉम द मनी मार्केट। अब हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक क्यों यूज़ करता है मनी मार्केट को। For state bank, money market is a monetary policy tool. The state bank control the money supply in an economy by changing the repo and reverse repo rate. ठीक है, these are the rate through which commercial banks lend and borrow from the central bank, and the central banks call it open market operation. अब इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली आ रही होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है मनी मार्केट, ठीक है, स्टेट बैंक के लिए। अब स्टेट बैंक इसको इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपने सोशल इकोनॉमिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको अचीव कर सके। यानी कि अगर सोसाइटी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि मनी सप्लाई से क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसको घटाने के लिए वो क्या करता है कि मनी सप्लाई को कम करता है। मनी सप्लाई को कम करने के लिए उसके पास 3 तरह के टूल्स होते हैं। एक होता है आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा होता है उनके पास इंटरेस्ट रेट, और तीसरा होता है उनके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को अगर वो बढ़ा देती है तो जाहिर सी होता है जितनी बैंक्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिजर्व रखेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल रिजर्व अपने फुलफिल करेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैश जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा मार्केट में से, या इकोनॉमी में से, इकोनॉमी कहेंगे बल्कि हम, इकोनॉमी में से शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब कैश मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। इन्फ्लेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी मनी सप्लाई से, ठीक है। सो मनी मार्केट से स्टेट बैंक ये फ़ायदे हासिल करता है, ठीक है। और दूसरा रिजर्व रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक पार्ट है। रिवर्स रिपो रेट जब इसके बारे में वैसे तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए ये समझें कि जब बैंक्स स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो वो रिपो रेट पे लेता है, ठीक है। रिपो रेट रीपरचेजिंग रेट होता है, एक इंटरेस्ट रेट की तरह एक रेट होता है। और जब वो लैंड करता है स्टेट बैंक को तो उसका रिवर्स रिपो रेट लगता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लंबा टॉपिक है थोड़ा, ठीक है। सो बेसिकली स्टेट बैंक का ये काम होता है मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। और दूसरा, सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी बाय यूजिंग द मॉनेटरी टूल्स सच एज पॉलिसी रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। सो ये कुछ और अदर मेजर्स होते हैं या अदर टूल्स होते हैं जिनसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है इंजेक्शन करना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, माने कि पैसे प्रिंट करके और उसको इंजेक्ट करना। जैसे 2008 के क्राइसिस में अमेरिका ने पैसे डॉलर क्रिएट किए थे और उसको इंजेक्ट किए थे इकोनॉमी के अंदर ताकि इकोनॉमी दोबारा रन कर सके, उसमें शॉर्टेज हो गई थी कैश की इकोनॉमी के अंदर। So guys, this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.